इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। मैम ग्रीक में जब आता है, मैम फिर से ये शो नहीं हो रहा है वीडियो। क्या किसी को हमारा स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है? किसी शो हो रहा है, आप फैमिली रिज्वाइन कर लीजिए। मैम आप एग्जिट करके दोबारा आ जाइए। विजिबल है ये मैडम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। मैम बहुत आर क्लियर। ओके ओके, नाउ कैनन, दीप ठीक जी है ना? बोल रहे हैं। ओके, तो ये जो ग्रीक वर्ड है कैनन, यहाँ से लिया गया। इसकी स्पेलिंग आप लोग थोड़ा माइंड करिएगा। ओरिजिनली रिफरिंग टू अ मेजरिंग रॉड, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? एक मापने की छड़ी होती है या रूल होता है, ठीक है? अगर पूछा जाए कि कैनन का मतलब क्या होता है, मेजरिंग रॉड या रूल होता है। इट्स मीनिंग एक्सपैंडेड टू सिग्निफाई एन अथॉरिटेटिव लिस्ट और अ कैटलॉग ऑफ वर्क। एक तरह की हम ऐसे समझे कि जो एक प्रकार से जैसे बोल सकते हैं, जो आधिकारिक जो सूची होती है या कोई ग्रंथ होता है, पवित्र ग्रंथ होता है, उसको जिसे बोल सकते हैं कि हम उसे वैलिड मानते हैं, जैसे बोलते हैं मान्यता प्राप्त ग्रंथ को, उसको उस सूची में रखना ही कैनन होता है, ठीक है ना? आगे देख लेते हैं। यस, द टर्म वाज फर्स्ट अप्लाइड टू सेक्रेड टेक्स्ट, जैसे हमने बताया पवित्र जैसे ग्रंथ हो गया, डेजिग्नेटिंग द सेट ऑफ राइटिंग अप्रूव्ड बाय रिलीजियस अथॉरिटी एज अ genuine part of the like a Hebrew Bible and New Testament. This list was formed to a separate authoritative text from canonical ones. जो गैर कॉनोनिकल ग्रंथ है उससे इसको अलग रखना होता है। अगर इसमें कुछ हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दें तो इसमें आप इसको समझिए कि द प्राइमरी पर्पज, इसका जो प्राइमरी पर्पज है वो क्या है? ये तय करना कि कौन से ग्रंथ को धार्मिक दृष्टि से मान्यता देनी है या दिया गया है, कौन से नहीं। इससे ये पता चलेगा ना कि जो समाज में लोग हैं जो धर्म से जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हें ये पता चले कि कौन सी जो धर्म की शिक्षा में सही मिल रही है, जिस मतलब अथॉरिटी जो है अथोराइज्ड वर्जन है, कौन सा नॉन अथोराइज्ड वर्जन है। क्लियर हुआ आपको कैनन का पॉइंट? जी, एक बार यस और नो बोल देंगे तो हाँ हमें पता चलेगा कि हमारे साइड से जी नेटवर्क इशू नहीं चल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एपोक्राइफा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिलीजियस कैनन। एपोक्राइफा क्या होता है? प्लीज थोड़ा सा माइक म्यूट रखें किसी के साइड से। लोग माइक का थोड़ा Disturbance ध्यान हो रहा रखा है। करो, कितनी बार समझा चुके हैं, समझ ही नहीं रहे हो। जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, उसको थोड़ा देखिएगा। नेक्स्ट आता है एपोक्राइफा रिफर्स टू टेक्स्ट रिलेटेड टू बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑफिशियल रिलीजियस कैनन। मतलब ऐसे समझिए जो एपोक्राइफा होता है ग्रंथों को संदर्भित जो धार्मिक कैनन में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है? धार्मिक महत्व तो रखते हैं लेकिन वो धार्मिक जैसे बोल सकते हैं कि मतलब आधिकारिक रूप से उसे धार्मिक उसमें नहीं रखा जाता है, ठीक है ना? उससे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन द रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन 11 एडिशनल बुक्स आर इंक्लूडेड इन अ बाइबल विच आर कंसिडर्ड, ध्यान रखिएगा 11 जो एडिशनल बुक्स है इंक्लूडेड इन द बाइबल विच आर कंसिडर्ड कैनोनिकल बाय कैथोलिक्स बट व्यूड एज अप्रोकाइफा बाय प्रोटेस्टेंट। इसको समझिए, जो रोमन कैथोलिक परंपरा में बाइबल में 11 अतिरिक्त पुस्तकें शामिल की गई हैं जिन्हें प्रोटेस्टेंट जो समुदाय है, संप्रदाय के लोग द्वारा अपोक्राइफा के रूप में देखा जाता है। मतलब इसे माना जाता है कि ठीक है ये धर्म की चीजें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, लेकिन ये अथराइज्ड वर्जन नहीं है। क्लियर? आगे देख लेते हैं। यस, सेकुलर, एक मिनट, सेकुलर यूज ऑफ कैनन। अब देखिए इसका जो सेकुलर यूज है कैनन का वो क्या है, इसको देख लेते हैं। Outside religious context, canon denotes a list of works attributed as genuine to a particular author. For example, the Chaucer canon. ठीक है ना? जैसे इसको समझिए, जो कैनन है हर एक का धर्म निरपेक्ष जो यूज किया गया है, धार्मिक जो संप्रदाय के बाहर के लोगों ने भी सपोजेड कुछ लेखक है, उन्होंने उनकी जो कार्यशैलियां हैं, जो उनकी जो वर्क है, उनको भी उस सूची में शामिल किया गया उन्हीं के नाम से। जैसे चौसर का कैनन बोला गया है, उन कार्यों को संदर्भित करता है जिसमें जो जेफरी चौसर है उनके वर्क को इंक्लूड किया जाता है, जो उनके ओरिजिनल वर्क हैं, ठीक है ना? अगर ऐसा पूछा जाए सेकुलर कैनन क्या होता है, वो वर्क होते हैं जो ऑथर के खुद के वर्क होते हैं, ओरिजिनल वर्क होते हैं, ठीक है ना? शेक्सपियरियन भी कैनन होते हैं, ठीक है? ये बोल सकते हैं आप सेकुलर
सेकुलर कैनन के अंतर्गत आते हैं। द टर्म आल्सो अप्लाइज टू कलेक्शंस ऑफ वर्क्स एक्सेप्टेड एंड ऑथेंटिक बाय लिटरेरी स्कॉलर। जैसा हमने बताया, ये ऑथेंटिक माना जाता है कि जो लिटरेरी स्कॉलर्स है या एक्सपर्ट है उनका ओरिजिनल वर्क है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं शेक्सपियर कैनन है, इंक्लूड इनके वर्क्स फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एज शेक्सपियर्स, while other texts that may have been misattributed are considered apocrypha। जो उनके ओरिजिनल वर्क नहीं माने गए हैं या उन्हें लगता है कि किसी के कंट्रीब्यूशन में वर्क ये लिखा गया है तो वो एपोक्राइफा के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। और कैनन के अंतर्गत आने वाला सिर्फ उन्हीं का ही वर्क रहेगा, उनका ऑथराइज्ड वर्क होगा, ऑथेंटिक वर्क होगा। ठीक है। लिटरेरी कैनन, ठीक है। लिटरेरी कैनन क्या होता है? साहित्यिक कैनन। By the end of 20th century, 20वीं शताब्दी के अंत तक, the term literary canon came to refer to a selection of works widely accepted as representing the best and most influential in world, European or national literature। मतलब इसको समझिए कि 20वीं शताब्दी के अंत तक जो साहित्यिक कैनन था, इसका जो मतलब था, इसकी जो मान्यता थी, जो प्रभाव थी, रचना या रचनाओं की सूची में आ चुका था। ठीक है। वहां पे चीजें बड़ी बदलती चली गई थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द लिटरेरी कैनन इंक्लूड्स ऑथर्स डीम्ड मेजर बाय क्रिटिक्स, स्कॉलर्स, एजुकेटर्स, एक मिनट, यस, एजुकेटर्स विथ वर्क्स ऑफन हेल्ड एज लिटरेरी क्लासिक्स। मतलब जो उस टाइम के जो उनके महत्वपूर्ण कार्य माने जाते थे, जो लेखक उस समय के जो महत्वपूर्ण लेखक थे, उनकी जो कृतियां थी वो बहुत ही ज्यादा उच्च दर्जा उनको दिया जाने लगा, मतलब वो भी कैनन के ही लिस्ट में आने लगा। ठीक है। Canonical works are those that receive frequently discussion by literary critics and are commonly included in anthologies and course syllabi, particularly in university courses titled World Masterpieces, Major English Authors are Great American Writers। ये सब उस समय पे टाइटल निर्धारित किया जाता था। ठीक है ना। ऐसा अगर एक शब्द में हम इस पूरे चीज को समझे तो ये समझिए कि जो साहित्यिक कैनन था, ठीक है ना, उसमें आलोचक हो गए, जो एजुकेटेड थे, शिक्षक हो गए, वो सब निर्धारित करते थे कि किसको कहाँ किस लिस्ट में रखना है, उस समय पे किसका किसका दबदबा हो। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि जो लेडीज जेंट्स थे, जेंट्स लोगों का ज्यादा साहित्य में दबदबा हुआ करता था। फिर धीरे धीरे चीजें बदली, वुमेन और माइनॉरिटी भी आ गया ऑथर के रूप में, उनका आने लगा। ठीक है ना। तो उनको नए नए टाइटल्स भी दिए जाने लगे। ओके, आगे देख लेते हैं, चीजें मतलब बदलती चली गई। नेक्स्ट आता है एंड्योरेंस एज अ क्राइटेरियन फॉर कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन बहुत अच्छे से पता होगा। सैमुअल जॉनसन इन हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये उनका वर्क है जो 1765 में आता है, सजेस्टेड दैट ट्रू लिटरेरी मेरिट इज टेस्टेड बाय द वर्क्स एंड्योरेंस ओवर टाइम, proposing a century as a benchmark for a work to enter the literary canon। ऐसा समझिए जो सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर की जो वो क्या कहते हैं प्रीफेस लिखा था 1765 में, सुझाव दिया कि किसी कार्य की साहित्यिक मेरिट को समय के साथ उनकी सहनशीलता से मापा जा सकता है। मतलब हर एक समय में हर एक जो राइटर थे, ऑथर थे, क्रिटिक्स थे, अपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को क्या करने लगे, मॉडिफाई करने लगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं। Authors such as the Marcel Proust, Frank Kafka, Thomas Mann, and James Joyce have achieved such canonical status in European literature, while other like W.B. Yeats हो गया है, Virginia Woolf हो गए, T.S. Eliot, and Gabriel Garcia Marquez are recognized within national canons। ये सारे अपने अपने देश के नेशनल कैनन के रूप में जाने जाने लगे। These authors have gained lasting prestige and influence with their works। अपने मतलब जो उन्होंने लिखा उसके आधार पे उनको बहुत ही ज्यादा प्रेस्टीज मिलने लगी, प्रसिद्धि मिलने लगी। ठीक है ना। एंड फ्रिक्वेंटली असाइंड इन लिटरेचर कोर्सेज एंड साइटेड इन लिटरेरी डिस्कोर्स। आगे देख लेते हैं। कार्पे डीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्पे डीम आया भी क्वेश्चन है, हालांकि जो इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्पे डीम का मतलब जानिए, सीज द डे। मोटिव इसका देखिए, डेफिनेशन देख लेते हैं। इन ओरिजिन, कार्पे डीम एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है सीज द डे। नेक्स्ट आता है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम होरेस ओड्स, इसका जो ओरिजिनेट माना जाता है होरेस का ओड्स से माना जाता है। दिस लिटरेरी मोटिव इनकरेजेस द enjoyment of present pleasures because of the transit nature of life। मतलब बोलते हैं ना
कि जो है इसी पल है, कल किसने देखा, कल हो ना हो, ठीक है ना, उसी चीज पे ये बात करता है कार्pe diem। Carpe थीम diem, से ma'am. हाँ जी, Shakespeare's works also is. but not any particular work, you can say that different works including carpe diem, मतलब उन्होंने मोटिव अपने डिफरेंट वर्क में किया है, बट इनका पर्टिकुलर कोई ऐसा वर्क नहीं है जो कार्pe diem के नाम से हो, ठीक है। See. हाँ, डिफरेंट वर्क में उन्होंने ये मैसेज के रूप में दिया है, कोई सॉन्ग के रूप में, कोई कोटेशन के रूप में उन्होंने ये बताया है कि बस आप प्रेजेंट को ही एंजॉय करिए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। क्लियर? यही क्वेश्चन तो विवादित था। हालांकि नेट पे Yes, देखेंगे ma'am. तो एक कार्pe diem के नाम से एक मिलता है, लेकिन उससे बहुत ऑथेंटिक नहीं माना जाता है आयोग के द्वारा, ठीक है। तो हमें आयोग के अकॉर्डिंग ही चलना है। क्लियर? Yes. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। मतलब समझिए कि कार्pe diem का मतलब तो आप लोग बहुत जानते हैं, बहुत अच्छे से पता है कि भविष्य की चिंता किए बगैर हमें वर्तमान का आनंद लेना, यही कार्pe diem है और कुछ नहीं है, ठीक है। थीम्स इन कार्pe diem पोएट्री, ठीक है। क्या है इसकी थीम? कार्pe diem पूरा दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लें हम जी। यस, कार्pe diem पोम्स एम्फसाइज द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। जीवन बहुत क्षणिक है। द अर्जेंसी ऑफ एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, बस तुरंत प्रेजेंट को ही आप क्या करिए, एंजॉय करिए। लेकिन अगर प्रेजेंट एंजॉय किया जाए इनके अकॉर्डिंग, तो फिर फ्यूचर में होने वाले एग्जाम का क्या हाल होगा बताइए। क्या जुड़ के हम लोग सब पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, सब कहीं ना कहीं एंजॉय में लगे रहेंगे। Often the speakers in these poems persuades the listeners to act on present desires, warning that time is fleeting. बस जो समय है वो क्या हो रहा है, बीत रहा है, फ्लीटिंग कर रहा है। A common symbol of life's brevity in carpe diem poetry is the rose, which represents the fleeting beauty of youth. सही बात है, यूथ जो है वो जा रहा है, and the inevitability of aging and death, और इसको भी खत्म नहीं किया जा सकता। जो सुंदरता है, मृत्यु है, ये अनिवार्य है। युवावस्था की जो सुंदरता है वो सब भी खत्म हो रही है, और जो मृत्यु है, जो अवस्थाएं ढल रही हैं, वो भी, उसको भी टाला नहीं जा सकता है। यूं कहें कि गुलाब या फूल का प्रतीक यहाँ पे साहित्य में हमेशा से जीवन की क्षण भंगुरता और युवा अवस्था के सौंदर्य को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑफ कार्pe diem पोएट्री, एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। एडमंड स्पेंसर का जो है फेयरी क्वीन, इन अ फेमस लाइन इसमें आता है, द रोज सिंबलाइज द इम्परमानेंस ऑफ ब्यूटी एंड द अर्जेंसी ऑफ सीजिंग द डे। यहाँ पे उन्होंने गुलाब के रूप में प्रेजेंट किया है कार्pe diem को। जैसे रॉबर्ट हैरिक का वर्क है टू द वर्जिन्स द टू मेक मच ऑफ टाइम, इसमें उन्होंने यूज किया है। इसमें भी उन्होंने किसके माध्यम से दिखाया है, हैरिक फेमसली द राइटर्स टुगेदर, ये रोज बर्ड्स वाइल ये मे, उनकी लाइन है, यूजिंग यंग वीमेन टू एंजॉय लाइफ बिफोर इट्स फेड्स। जो भी उनके पास है, मतलब सपोज दैट उन्होंने लेडी को माना है कि आप गुलाब जैसे हो, प्रेजेंट को जियो, और नहीं तो ये जो सुंदरता है आपकी खत्म हो जाएगी, मुरझा जाओगे, तो किसी काम के नहीं रह जाओगे। एंड्रयू मार्वेल ने भी अपने वर्क में दिया है टू हिज क्वाय मिट्स मिस्ट्रेस। मार्वेल्स ने पोम में प्रेजेंट किया है मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोरेशन ऑफ कार्pe diem, blending urgency with melancholy as the speaker contemplates love and mortality। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है, जो एंड्रयू मार्वेल है, उन्होंने कहा है कि जो क्षण की अनिश्चितता है, मतलब जो प्रेजेंट है वो बस वही है, फ्यूचर कुछ नहीं है, सब मोह माया है। सब कुछ छोड़ करके बस आप प्रेजेंट जो चल रहा है उसी को एंजॉय करिए। आगे देखते हैं, रूबियात ऑफ ओमर खयाम ने भी ट्रांसलेट किया है एडवर्ड फिट्जगेराल्ड का। This Victorian translation explores the themes of the life's fleeting pleasures, emphasizing the carpe diem motif across many verses। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो टॉपिक को कंप्लीट किया। पहला हम लोगों ने कैनन को कंप्लीट किया, दूसरा हम लोगों ने कार्pe diem को कंप्लीट किया। क्या अभी भी किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं जी। है क्या कोई कंफ्यूजन किसी पॉइंट में? नो मैम, नो मैम। चलिए तो फिर हम लोग फटाफट क्वेश्चन थैंक यू। आंसर। नो नो थैंक नो, यू मैम। डोंट से थैंक यू, बहुत जल्दी है, थोड़ा हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद थैंक यू बोलिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? अरे नहीं मैम, What- इस वर्क के लिए थैंक यू बोला जा रहा है। ओके ओके, वेलकम वेलकम। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द टर्म कैनन। कैनन का ओरिजिनल मीनिंग क्या है जी? मेजरिंग रॉड ऑफ Image. रूल। बहुत
ओके देखिए यहाँ पे आप सबको एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दिया गया है। सपोज दैट कि यहाँ पढ़ाई चीज आपके दिमाग में सपोज दैट अगर वो स्लिप करती है तो यहाँ पे आप लोग भी देख करके फिर से रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज द टर्म एपोक्राइफा रिफर टू। एपोक्राइफा B क्या रिफर option. करता है? Text जी exclude from टेक्स्ट the official हाँ canon. एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हैं? ऑफिशियल कैनन। जी एपोक्राइफा को हाँ जो ऑफिशियल कैनन से उसको बाहर रखा जाता है। नेक्स्ट आता है गुड। नेक्स्ट आता है अच्छे से रिप्लाई देने से स्पष्ट होता है कि जो पढ़ा रहा है टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है। क्यों? आप लोग तारीफ नहीं करेंगे, खुद ही कर लेते हैं। जी Which of the following Yes, ma'am. we appreciate you ma'am. Well done Thank you so much. and Thank you so much. congratulations to you. ओके देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द सेक्युलर यूज ऑफ कैनन। यहाँ पे सेक्युलर यूज ऑफ कैनन की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा? B option. एन हाँ अथॉरिटेटिव लिस्ट ऑफ एन ऑथर जीनियस वर्क, जो उनके जीनियस वर्क है, ठीक है ना, Genuine work. ओरिजिनल वर्क है, हाँ ओरिजिनल वर्क है, उसको रखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज ऑफन यूज्ड एज अ benchmark for a work to be the considered part of a literary canon according to Samuel Johnson। क्या हो जाएगा यहाँ पे? Endurance over a century। Academic Option? course. No, academic कहाँ पे होगा? Endurance over a century हो जाएगा ना, ठीक है? What? हाँ नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है जी। C. हाँ हाँ जी नेक्स्ट आता है विच सिंबल इज अ कॉमनली यूज्ड इन कार्पे डिएम पोएट्री टू द रिप्रेजेंट द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ। इसमें क्या हो जाएगा? तो रोज को उन्होंने यूज किया है ना, B. गुलाब से उन्होंने हाँ, जैसे Rose. गुलाब का फूल है आज खिला हुआ है, शाम तक देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? शाम तक वो मुरझा जाएगा। आगे देखती हूँ। हाँ नेक्स्ट आता है विच ऑथर्स वर्क इंक्लूड्स द लाइन गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल ए मे कैप्चरिंग द कार्पे डिएम थीम। ये बताइए कहाँ से लाइन ली गई है? रॉबर्ट हैरिक। नो, रॉबर्ट Herrick. हैरिक का है ना जी, रॉबर्ट हैरिक का ये वर्क है। कहाँ से ली? हाँ जी टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम। और लेडीज को सजेशन देते हैं कि आप गुलाब की तरह हो, ठीक है, अपने आप को यूज करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज एन एग्जांपल ऑफ कार्पे डिएम मोटिव। यहाँ पे कार्पे डिएम क्या मोटिव पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस। इसको हाँ मिस्ट्रेस गुड एंट्री मार्वल। बाय हाँ बाय एंट्री मार्वल। नेक्स्ट आता है 8 में क्या है? What does the literary canon refer to the context of this text? यहाँ पे क्या होना चाहिए? A selection of works widely accepted as Collection of work influence widely accepted. and important in literature. Option C should be correct. Next question देख लेते हैं, question number 9. 9 में क्या है? Yes. What distinguishes the canonical work from others in literature? ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? So they have achieved lasting prestige and are subsequently included in academic syllabi. Good. Option B should be correct. Last question है आज के सेशन से हमारी तरफ से, क्या है? Which author's translation the Rubaiyat of Omar Khayyam explores the carpe diem motif? तो एडवर्ड फिट्जजेराल्ड का वर्क था, ठीक है ना? बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, हाँ एडवर्ड फिट्जजेराल्ड का वर्क था। इस तरीके से हम लोगों ने 2 टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किया। ओके इसी पॉइंट में कोई भी अभी भी कंफ्यूजन बताएं? यस ओके।